नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 11 मई 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, कोस्टल रेगुलेशन जोन ये टर्म जो है काफी न्यूज में आ रहा है क्योंकि नीति आयोग ने जो निकोबार आइलैंड्स में प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है, बेसिकली नीति आयोग ने रिकमेंड किया था। तो ये जो प्रोजेक्ट के बारे में काफी न्यूज आया, तो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में भी काफी न्यूज आया है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान के रखिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, कोस्टल एरियाज ऑफ सीज, बेस, क्रीक्स, रिवर्स, बैकवाटर्स विच गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स अप टू 500 मीटर। देखिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है? आपने हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स के बारे में सुना होगा। हाई टाइड के टाइम पे पानी जो है लैंड की तरफ आता है एंड लो टाइड के टाइम पे वो रिट्रीट होता है। तो ये लो टाइड लेन मतलब मैक्सिमम पानी जो रिट्रीट होता है उस लेवल से हाई टाइड लेन मैक्सिमम पानी जो घुसता है लैंड की तरफ, इस बीच में जो एरिया है इसको CRZ बोलते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन। ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन में गवर्नमेंट जो है काफी रेस्ट्रिक्शंस लाता है, जैसे बिल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, काफी सारे हैं। ये डिक्लेयर पहली बार किया था 1991 में। The coastal regulation zones have been declared by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Environment Protection Act 1986। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन डिक्लेयर कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एंड एक एक्ट भी है इसको सपोर्ट करने के लिए, वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट। वाइल द CRZ रूल्स आर मेड बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इंप्लीमेंटेशन इज टू बी इंश्योर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, ये जो रूल्स एनवायरमेंट मिनिस्ट्री मतलब यूनियन की तरफ से आता है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से आता है, पर इसको इंप्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है थ्रू देयर कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज। जितने भी अथॉरिटीज है कोस्टल जोन मैनेजमेंट के लिए बनाया होगा, उनके थ्रू स्टेट्स को, रेस्पेक्टिव स्टेट्स को इसको इंप्लीमेंट करना होगा। अब देखिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन बन सकता है ये पर्टिकुलर कोस्टल रेगुलेशन जोन से। देखिए, पहला स्टेटमेंट आप देखिए, कोस्टल एरियाज ऑफ सीज, बेस, क्रीक्स, रिवर्स एंड बैकवाटर्स। तो ओनली समुद्र नहीं है, बेस का भी जो हाइटेड लोटेड है, क्रीक्स है, रिवर्स है, बैकवाटर्स, ये सारे इंक्लूड है। ये भी ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने बताया। अब आप स्टेटमेंट देख लीजिए। लैंड बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन इज डिक्लेयर एज कोस्टल रेगुलेशन जोन। बेसिक डेफिनेशन है, सही है। एंड डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सही है। इंश्योर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है, वो भी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक फंगस इन कोविड-19 पेशेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। देखिए दोस्तों, ब्लैक फंगस ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि कोविड-19 पेशेंट्स को ब्लैक फंगस अफेक्ट कर रहा है करके काफ़ी न्यूज़ में आया था। एक्चुअली इस डिजीज़ का एक्चुअल नाम म्यूकरमायोसिस है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय अ फंगस नेम म्यूकोर विच इज फाउंड ऑन वेट सर्फेसेस। वेट सर्फेसेस में ज़्यादा दिखता है म्यूकोर करके एक फंगस, उसी की वजह से म्यूकरमायोसिस होता है। इट इज हैपनिंग टू पीपल हु आर डायबिटीज। इट इज़ वेरी अनकॉमन इन दोज हु आर नॉट डायबिटिक। देखिए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ऊपर से जो कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है, उनको सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करते हैं। जो नॉन डायबिटिक है उनको म्यूकरमायोसिस कम होता है, ठीक है। केसेस ऑफ म्यूकरमायोसिस इज कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है दोस्तों कि जिसको म्यूकरमायोसिस इन्फेक्ट होता है वो ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। दिस डिजीज इज नॉट न्यू बट इज ऑन द राइज अमंग कोविड पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। देखिए, ये होता कैसा है, कोविड-19 पेशेंट्स में ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। स्टेरॉइड्स यूज करने से ब्लड में जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है और इसीलिए पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है। तो इन लोगों को ये बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट एंड दोज विद सप्रेस्ड इम्यूनिटी और कोमोर्बिडिटीज आर मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। ठीक है, ये एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये ब्लैक फंगस जो है, मैंने आपको बताया ये वेट सर्फेसेस में दिखता है। तो ये जो इम्यूनिटी जिनका कम है, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी जिसका कम है, उन्हीं को ये अफेक्ट करते हैं, राइट। सिम्टम्स क्या क्या देखिए, हेडेक, फीवर, पेन अंडर द आईज, नेसल और साइनस कंजेशन एंड पार्शियल लॉस ऑफ विजन। तो लॉस ऑफ विजन सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है दोस्तों। तो यह है म्यूकरमायोसिस के बारे में। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लिखा है, ब्लैक फंगस इज कॉज्ड बाय फंगस नेम म्यूकोर विच इज फाउंड ऑन वेट सर्फेसेस। वेरी करेक्ट। म्यूकरमायोसिस इज टू अ लार्ज एक्सटेंट इज हैपनिंग टू पीपल हु आर डायबिटीज। मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सही है। ब्लैक फंगस इज नॉट प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड ओनली अफेक्ट्स दोज हु आर सप्रेस्ड इम्यूनिटी। ये गलत है दोस्तों, एक्चुअली ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, राइट। तो ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली।
Question number 3. Article 21 ensures every person right to life and personal liberty. Which of the following rights are covered under Article 21 and has been declared or upheld by courts in various cases? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। चारों जो लिखा है दोस्तों आर्टिकल 21 का एम्बिट में आता है। देखिए आर्टिकल 21 एक मेजर फंडामेंटल राइट है जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। वेरियस कोर्ट्स ने अपने जजमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 21 के अंदर काफी सारे राइट्स को लाया है, जैसे राइट टू नो, राइट टू बी इन्फॉर्म, चीजें पता करना, बेसिकली मुझे हक के जानने का, ये वाली जो राइट है ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये मैं समझाऊंगा आपको आगे। डिस्क्लोजर ऑफ ड्रेडफुल डिजीजेस एंड राइट टू स्पीडी ट्रायल। देखिए दोस्तों वैसे आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग एक अलग सा पीपीटी बना रहा हूं मैं, वो शॉर्टली अपलोड हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेट कीजिए, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड राइट टू नो और राइट टू बी इन्फॉर्म, ये क्या है? बेसिकली राइट टू नो, मुझे जानने का हक है, ये आर्टिकल 21 के अंदर एक कोर्ट ने डिक्लेयर किया था। कौन सा केस है? रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स वर्सेस प्रोप्राइटर्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स वाली केस में कोर्ट ने यह बोला राइट टू नो और राइट टू बी इन्फॉर्म जो है आर्टिकल 21 के अंदर आता है एंड इट इज ए फंडामेंटल राइट। राइट टू स्पीडी ट्रायल, अब देखिए दोस्तों हमारी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जैसे इंडियन पीनल कोड वगैरह है, उसमें स्पीडी ट्रायल के बारे में कुछ स्पेशली नहीं बोला है। मतलब कोई भी एक केस जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए ये बताया नहीं, इसलिए कोर्ट ने इंटरवीन किया है। उन्होंने ये बोला है ये जो राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 के अंदर एक राइट है, मतलब स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ ड्रेडफुल डिसीजेस, ये क्या है? देखिए दोस्तों, ये मान लो कोई भी एक आदमी HIV इन्फेक्टेड है और उसने ये बिना बता के शादी किया, तो ये स्पाउस के पास, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, इनके पास एक राइट रहता है कि ये जानने की, मतलब अगर आप HIV पॉजिटिव हो और आपने बताया नहीं अपनी स्पाउस को कि मैं HIV पॉजिटिव हूं, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज है और आपने बताया नहीं स्पाउस को कि मैं HIV पॉजिटिव हूं और इसकी वजह से वाइफ भी अफेक्टेड हो गया या हस्बैंड भी अफेक्टेड हो गया वाइफ की वजह से, तो ये आर्टिकल 21 वाली जो फंडामेंटल राइट है इसकी इनफ्रिंजमेंट है। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो डिस्क्लोजर ऑफ ड्रेडफुल डिजीज भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं HIV इन्फेक्टेड हूं तो ये एक इनफ्रिंजमेंट है फंडामेंटल राइट का, तो ये भी आप आर्टिकल 21 के अंदर आ सकते हो। राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये क्या है? देखिए कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। पहले कोर्ट ने यह बोला था ये जो राइट टू डाई है, मरने की जो राइट है, वो आर्टिकल 21 के अंदर नहीं आया था, पर लेटर अरुणा रामचंद्रा शॉनबोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि पैसिव यूथेनेशिया कैन बी अलाउड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। देखिए दोस्तों इसका मतलब ये होता है अगर कोई मेजर डिसीज से कोई मर रहा है और उनको डॉक्टर्स ने यह बोला इसको बचने का कोई चांस नहीं है और बहुत पेन सहना पड़ रहा है उनको, तो इस केसेस में, ऐसे स्पेशल केसेस में कोर्ट अलाउ कर सकता है राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मरने का, बेसिकली कुछ ना कुछ इंजेक्शन देके या कोई मेडिसिन प्रोवाइड करके इनको मार दिया जाएगा, मतलब उनको बचने का कोई चांस नहीं है और बहुत ज्यादा पेन उनको साइन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस केसेस में राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये भी कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। राइट, तो हमारे आंसर्स ये चारों स्टेटमेंट जो है सही है, तो आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपको कुछ डाउट है मेरा जो एक्सप्लेनेशन है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वैसे जल्द से जल्द मैं आर्टिकल 21 से रिगार्डिंग एक पीपीटी बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA 2010 विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। ना द आंसर इज ऑप्शन डी 2 एंड 3 ओनली, स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट ये 2010 का एक्ट है। वैसे 2020 में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स सरकार ने लाया था, वो पास भी हो गया है, उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी अलग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों। वैसे एक्ट जो है 2010 का है, अमेंडमेंट तो आया है 2020 में, वो अलग बात है। फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन्स इन इंडिया इज रिलेटेड, बाहर से, इंडिया के बाहर से अगर आपको पैसे रिसीव करना है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो, ठीक है, तो आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर ही इसको रिसीव करना होगा। काफी सारे रिस्ट्रिक्शन है इसमें। देखिए इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस विदाउट परमिशन ऑफ MHA। आप देखिए कोई इंडिविजुअल को अगर फॉरेन से पैसे रिसीव करना है, फॉर एग्जांपल कोई स्कॉलरशिप मिला है आपको कोई फॉरेन कंपनी से या फॉरेन कंट्री से पढ़ाई करने के लिए, तो वो पैसे आप रिसीव कर सकते हो। ठीक है, इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का परमिशन मिलना होता है उसकी जरूरत नहीं है, पर इसमें भी एक क्राइटेरिया है, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 25,000 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है कोई पैसे बाहर से
कोई भी हिसाब से, मतलब बाहर से एक इंडिविजुअल के लिए पैसे आ रहा है तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का परमिशन लेना पड़ेगा, पर वैसे 25,000 के अंदर आपको परमिशन नहीं चाहिए। एक्ट एंश्योर्स दैट द रिसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस अडहेयर टू द स्टेटेड पर्पस ऑफ विच सच कंट्रीब्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 years। हर ऑर्गेनाइजेशंस को, देखिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे रजिस्टर करते हैं ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर कि हमें बाहर से पैसे मिलना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो देखते हैं, पूरी स्क्रूटनी करते हैं कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इसकी सोर्स क्या है और किन यूजर्स के लिए ये इंडिया में खर्च कर रहा है, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, तो सारे जो लॉ है उसको अडेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, हर 5 साल में वही ऑर्गेनाइजेशन को री रजिस्टर भी करना होता है। Foreign contribution must be received only in an account designated by the bank as an FCRA account in Delhi branch of State Bank of India। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, ऐसा नहीं कोई भी बैंक में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही होगा, वो भी दिल्ली ब्रांच में एक FCRA अकाउंट खोलना पड़ेगा। गवर्नमेंट में कंडक्ट एन इंक्वायरी बिफोर रिन्यूइंग द FCRA सर्टिफिकेट टू एंश्योर दैट ए पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन इज ऑन। सो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद बहुत सारे पावर्स के FCRA से रिगार्डिंग, वो पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसके लिए पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, ये सब। ठीक है, person who receives foreign contribution must not use more than 20% of contribution for meeting administrative expenses। administrative expenses के लिए जितने पैसे आ रहे हैं उसके 20% से ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई सारे आपको मिलेगा क्राइटेरियाज FCRA में, वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, वैसे हमने अलग सा PPT किया भी था। ठीक है, तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्या क्या है, फॉरेन फंडिंग ऑफ पर्सन इज इंडियाज रेट ऑन FCRA एक्ट, करेक्ट, एंड इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गलत है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते हैं। इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ MHA, ये सही है, पर 25,000 तक, ध्यान दीजिएगा। अंडर द एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 years, वेरी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन D 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेरूसलम सिटी आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा ना। द आंसर इज ऑप्शन D 1, 2 and 3। देखिए दोस्तों, जेरूसलम सिटी रीजनली काफ़ी न्यूज़ में आया था, काफ़ी वायलेंस चल रहा है इसराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में। जेरूसलम सिटी को लेके जो भी बवाल चला है वो सबके बारे में आपको पता ही होगा। वैसे 3 स्टेटमेंट्स लिखा है, तीनों सही है। देखिए जेरूसलम सिटी का मैप देखिए आप, इसराइल का कैपिटल है बेसिकली, तो मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी के बीच में आता है, आप देख ही सकते हो मैप में। जॉर्दान, सीरिया वगैरह इसराइल का, लेबनान वगैरह इसराइल का बॉर्डरिंग कंट्रीज है, ये भी ध्यान दीजिएगा। जेरूसलम इज ए सिटी इन वेस्टर्न एशिया है, तो आपको दिख ही रहा है वेस्टर्न एशिया में है, ऑन ए प्लेट्यू इन जुडायन माउंटेन्स, तो जुडायन माउंटेन्स में है जेरूसलम सिटी, ध्यान दीजिएगा। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, इट इज कंसिडर्ड होली। देखिए 3 मेजर अब्राहमिक रिलीजन्स, बेसिकली जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के लिए जेरूसलम एक हॉली प्लेस है। ठीक है, बोथ इसराइल एंड पैलेस्टीन अथॉरिटी क्लेम जेरूसलम एज देयर कैपिटल एज इसराइल मेंटेन्स इट्स प्राइमरी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन। देखिए दोस्तों, ये इसराइल पैलेस्टीन के बीच में है, हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। देखिए जेरूसलम को पैलेस्टीन भी चाहते हैं, इसराइल भी चाहते हैं, पर इसराइल क्या है, एज ए पावर अथॉरिटी इसराइल काफ़ी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह जेरूसलम में सेटअप कर रहे हैं थोड़ा डोमिनेट करने के लिए, तो पैलेस्टीन वालों को ये पसंद नहीं है, तो काफ़ी न्यूज़ में है। पर पैलेस्टीन जो क्लेम कर रहे हैं जेरूसलम को या इसराइल जो क्लेम कर रहे हैं, दोनों को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए हमारे स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। इट इज़ अ सिटी इन वेस्टर्न एशिया प्लेट्यू इन जुडायन माउंटेन्स, ध्यान दीजिएगा, वेरी करेक्ट। It is located between Mediterranean and Dead Sea, very correct. It is considered holy to the 3 major Abrahamic religions, Judaism, Christianity and Islam, very very correct. Answer is option D 1, 2 and 3। तो दोस्तों हमारा डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था हाईएस्ट क्लाउड्स इन एर्थ्स एटमॉस्फेयर के बारे में। आंसर इज ऑप्शन बी नोक्टिलूजन क्लाउड्स। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। एक्सप्लेनेशन में से प्रांजल, आशु, अभिषेक, नावेद, रोहन, इस्माइल, सौरभ एंड आजुश्री के एक्सप्लेनेशंस जो है काफ़ी लॉजिकल थे, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। उनमें से सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं बोलूँगा अभिषेक का, रोहन का एंड इस्माइल का। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशल कंग्रेट्स टू अभिषेक, रोहन एंड इस्माइल। थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट। आज का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। दिस इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द पोटाला पैलेस इन लासा। It is known in Tibetan as Gaden Namgyal Latse, which translates into celestial paradise in a clear night. It was founded by Merak Lama Lodre Gyatso in 1680 or 1681. It belongs to Gelug school of Vajrayana Buddhism. About which monastery in India the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो है एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।